नमस्कार, करियर लॉन्चर के वीकली राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति सागर इस हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेके आई हूं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज कुछ 4 खबरें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे कि पहला टॉपिक होगा जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के बारे में, जो अभी CJI नियुक्त किए गए हैं, पर इनका जो ऑफिस है वो अभी कुछ दिनों में स्टार्ट होगा। इसके अलावा महाकाल लोक कॉरिडोर, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और लाला हरदयाल, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यक्तित्व रहे हैं हमारे भारत की आज़ादी या स्वतंत्रता आंदोलन में, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है वो रहेगा मियावाकी मेथड। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे भारत के 50वें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में जो इनकी नियुक्ति है वो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा की गई हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इनके बारे में आज बात करेंगे। तो इनकी जो नियुक्ति है वो हो चुकी है, लेकिन जो इनका ऑफिस है, जब ये पद संभालेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा वक्त है, जो कि 9 नवंबर को इनका जो पद संभालने का जो दिन है उसको डिसाइड किया गया है। इसके अलावा जो हमारे अभी करंट जो अभी CJI हैं UU ललित, उनको ये सक्सीड करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये 50th CJI ऑफ इंडिया होंगे। चलिए, अब इनके बारे में कुछ और जानकारियों पे चर्चा करते हैं, जो की फैक्ट्स हैं जो इस टॉपिक से निकल के आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि करंटली जो CJI है UU ललित, इन्होंने ही इनका नाम नॉमिनेट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये UU ललित के सक्सेसर बने एज CJI, ये इंडिया को अपना कार्यकाल दे। इसके अलावा CJI का जो रिकमेंडेशन होता है, जैसे जब CJI कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए नियुक्त किए जाते हैं और ये सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट होता है, सो जितने भी सीनियर जजेस होते हैं उन जैसे अगर एक सीनियर मोस्ट जज हुआ तो वो CJI बन जाएगा। यदि एक से ज़्यादा अगर लोग हैं जो इस CJI पोस्ट के लिए उनकी क्वालिफ़िकेशन है, तो क्या होगा कि उनका उम्र और उनकी क्वालिफ़िकेशन मतलब या उनका कार्यकाल, सो दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो CJI बन सकता है। तो UU ललित ने DY चंद्रचूड़ का नाम सजेस्ट किया, रेकमेंड किया है गवर्नमेंट को। और इसमें ये बोला गया कि और इसके साथ क्या होता है कि अगर रिकमेंडेशन की गई है तो रिकमेंडेशन के साथ गवर्नमेंट क्या करेगी, वो अपना अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। सो ये अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था और इसकी नियुक्ति भी आज हो चुकी है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है और फिर जो CJI होता है उसको कार्यभार सौंपने की सारी प्रक्रिया शुरू की जाती है। अब देखिए, अगर जैसे कि DY चंद्रचूड़ अब CJI बन चुके हैं, सो ये मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये पहले ऐसे CJI होंगे जो सेकेंड जनरेशन के CJI कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे सेकेंड जनरेशन के? क्योंकि इनके पिता YV चंद्रचूड़ ये भी CJI रह चुके हैं 16th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 16th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज़ YV चंद्रचूड़, ये उनके पिता थे। तो इन्होंने अपने पिता के साथ ही जो वकालत थी वो सीखी और पिता के नक्शे कदम पर चले और अपने पिता को फॉलो करते हुए वो आज CJI ऑफ इंडिया बन चुके हैं। और जो इनके पिता है वो काफ़ी उनका नाम फेमस रहा है। जब जैसे इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी में बहुत सारी चीज़ें हुई जो गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए, जिन एक्शंस को क्रिटिसाइज़ भी किया गया। उसमें से एक एक्शन ये था कि जो हमारा प्रेस था, जो हमारी अखबार थी या जो प्रेस था, उसको कर्टेल कर दिया गया या उस पर सेंसर लगा दिया गया। सो एक मूवी थी किस्सा कुर्सी का, उस मूवी पे भी सेंसर लगा दिया गया था। किसने लगाया था? संजय गांधी ने लगाया था। तो YV चंद्रचूड़ के सामने ये केस आया था और इसमें इन्होंने संजय गांधी को एक सज़ा सुनाई थी। क्यों? क्योंकि वो किसी पद पर नहीं थे। तो किसी भी सरकार के किसी भी पद पर ना रहते हुए वो सेंसरशिप कैसे इम्पोज कर सकते हैं? तो इसके लिए ये काफ़ी फेमस भी हो गए थे। और इनका एक जो ये मतलब अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने भी काफ़ी सारी ऐसे लैंडमार्क हियरिंग्स दी या लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं। जैसे DY चंद्रचूड़ के अगर हम लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमने सुने होंगे ऑन एंड ऑफ, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि कौन सा बेंच इसके पीछे है, कौन उस बेंच को लीड कर रहा है। तो इसमें आज हम बात कर लेते हैं। सो इनके जो महत्वपूर्ण केसेस है, पहला तो है यूथेनेशिया का। यूथेनेशिया जैसे राइट टू डेथ, अगर किसी भी इंसान की तबीयत खराब है, वो ठीक नहीं हो सकता, लाइफ सपोर्ट पर है, और यदि वो चाहता है या उसके परिवार चाहते हैं कि इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, तो ये होता है यूथेनेशिया के द्वारा इसको किया जा सकता है। सो इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया है
और वो भी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये किया जा सकता है। सो यूथेनेशिया का केस इनके सामने आया था, उस पर इन्होंने अपना जजमेंट दिया। एंट्री ऑफ वुमेन इन सबरीमाला, जो सबरीमाला बहुत दिनों तक न्यूज़ में रहा कि क्या 15 से लेकर के 50 वर्ष की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में घुसने दिया जाए या उनको एंट्री करने दी जाए या नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल उन लोगों को अनुमति नहीं है कि वो उसमें जा सके। सो इस केस का भी जजमेंट डी वाई चंद्रचूड़ ने दिया था। इसके अलावा डीक्रिमिनलाइजेशन होमोसेक्सुअलिटी, जो ऑन एंड ऑफ LGBTIQA+ का जो इशू चलता रहता है, उसके ऊपर भी इनका जजमेंट आ चुका है। अबॉर्शन राइट्स, हादिया केस, मेडिकल कॉलेज केसेस, PIL ऑफ मैंडेटरली पेइंग द नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल्स। सो ये बहुत ही एक लैंडमार्क साबित हुए हैं ये सभी जजमेंट्स जो कि DY चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए हैं या उसको जजमेंट दिया गया है। सो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट थे DY चंद्रचूड़ जी के बारे में। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको खुद के लिए ये चीज़ पता करनी है और उसको पढ़ना है, वो है कि CJI का अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या है और कितने महीनों तक या कितने कार्यकाल तक के लिए इनको बनाया जा सकता है और उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो ये आप इसके साथ आप इसको पढ़ सकते हो, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए अब जो दूसरी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये है महाकाल लोक कॉरिडोर। सो महाकाल लोक कॉरिडोर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया है, इस कॉरिडोर का, जो कि मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर है वहाँ पर इसका अनावरण किया गया है। तो इस महाकाल लोक कॉरिडोर, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि धर्म से भी इसका संबंध है, इकोनॉमी से भी इसका संबंध है। तो वो क्या सारी चीज़ें हैं हम उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। सो पहले अगर हम धर्म की बात करें, सो महाकाल ये शिव जी को समर्पित है, क्योंकि यहाँ पर एक ये शिवलिंग है, महाकाल शिवलिंग, और बहुत ही फेमस टेम्पल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ज्योतिर्लिंग, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही मुख्यतः इसको जगह दी जाती है। सो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक साइट हुआ। दूसरा, ये एक ऐसा मतलब एक अकेला ही ऐसा हमें उदाहरण मिलता है कि जो महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो साउथ की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ इसका मुखारपण है। क्यों है? क्योंकि दक्षिण डेथ को दर्शाता है, और महाकाल भी क्या है, जो मतलब महाकाल की पूजा इसीलिए की जाती है ताकि लोगों की अनटाइमली या आप कह सकते हो जो समय से पहले जो मृत्यु हो जाती है तो उससे बचाने के लिए महाकाल जी की पूजा की जाती है। तो ये इसका काफ़ी इसकी महत्वता है अमंग हिंदू रिलीजन या हिंदू फॉलोअर्स, और काफ़ी सारे यहाँ पे पिलग्रिमेजेस या फिर आप कह सकते हो कि टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, तो काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण इसके की फैक्ट्स हैं वो क्या है, जो फर्स्ट फेज़ है इस लोक कॉरिडोर का वो बनकर तैयार हो चुका है और इसको उज्जैन में स्थित है तो वहाँ पर इसका अनावरण किया गया। इसके अलावा जो समूचा जो एरिया है उसको डीकॉन्जेस्ट किया गया ताकि वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या ना हो, कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, इंडियन टूरिस्ट भी होते हैं, फॉरेनर टूरिस्ट भी होते हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या ना हो, लोगों को पार्किंग की सुविधाएं मिले और वहाँ पे लोगों के रहने का भी इंतज़ाम किया जा सके। इसके अलावा एक महाकाल पथ बनाया गया है जो कि 108 खंभों या पिलर्स के द्वारा बनाया गया है, उसमें ये फीचर है। इसके अलावा आनंद तांडव, जो कि आनंद तांडव स्वरूप क्या है, एक डांसिंग फॉर्म है। जैसे तांडव होता है जिसमें तांडव जो जिस प्रकार का नृत्य है वो कहते हैं कि अपने एंगर को दर्शाता है। जैसे शिव जब तांडव करते हैं तो या तो वो आनंद तांडव करेंगे या फिर वो लास्य तांडव करेंगे। सो जो आनंद या लास्य तांडव होता है वो खुशी को दर्शाता है। तो तांडव का जो एक आप कह सकते हो जो इसकी मुख्यता वो ये है कि तांडव के द्वारा ही, उस नृत्य के द्वारा ही शिव क्या करते हैं, पूरे विश्व का या पूरे ब्रह्मांड का निर्माण भी करते हैं और उसको ख़त्म भी करते हैं। तो ये जो 108 स्तंभ है इसमें जो एक बहुत ही प्रमुख एक उसका फीचर है वो ये है कि उसमें आनंद तांडव स्वरूप या डांस फॉर्म है लॉर्ड शिवा का उन सभी खंभों में। इसके अलावा जो स्कल्पचर्स हैं या जो मूर्तियां हैं वो लाइफ ऑफ शिवा, मतलब शिवा, लॉर्ड शिवा की जितनी भी उन्होंने आज तक जो भी कलाकृतियाँ की हैं या जितने भी उन्होंने जो भी जीवन में जितने भी बड़े बड़े संग्राम किए हैं तो उन सभी संग्रामों को यहाँ पर दर्शाया गया या उन कहानियों को यहाँ पर उकेरा गया है। मूरल क्या होता है, एक प्रकार की एक पेंटिंग होती है। जैसे किसी भी हार्ड सरफेस पे आप किसी टेबल पे या किसी तख्ते पे या दीवार के ऊपर जो आप पेंटिंग करते हैं उसको मूरल पेंटिंग कही जाती है। सो जो मूरल वॉल है उसमें शिवा के शिव पुराण की जो भी कहानियाँ हैं, जो भी स्टोरीज़ हैं वो, और गणेश की बर्थ
और सती माता और दक्ष जो कि प्रजापति जो कि उनके पिता थे। तो ये जो मुख्य शिव जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं को भी इसमें दर्शाया गया है। तो इससे ये होगा कि चलो ठीक है, हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं बहुत सारी किताबें, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ, सभी को इसकी नॉलेज नहीं होती है, पर आप मंदिर आ करके इन चीज़ों को आप देख सकते हो और इन कहानियों को आप अपनी आंखों से विजुअलाइज कर सकते हो और इसको याद भी कर सकते हो। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अ ट्रिब्यूट टू लाला हरदयाल। लाला हरदयाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं हमारे आज़ादी के संग्राम में, और इन्होंने जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी भारत में, खास करके जब बंगाल पार्टीशन का टाइम था, उस टाइम पे एक ऐसा समय आया कि पार्टीशन तो हो गया, लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, स्वदेशी आंदोलन किए गए, लेकिन एक ऐसा भी विंग रहा जो भारत में ना रहते हुए, भारत के बाहर रहते हुए, वहाँ पर विदेशी धरती पर विदेशी लोगों को और भारत के लोगों को क्रांति करने के लिए उकसाया तो नहीं कह सकते, समझाया आप कह सकते हो, और उन लोगों का कॉन्फिडेंस भी जीता। जैसे काफ़ी सारे संगठन रहे, इंडिया हाउस रहा, और इसमें इसका हिस्सा रहे, और इसके साथ साथ क्या हुआ कि वो बहुत सारे देशों का दौरा भी करते रहे, जिससे जो भारतीय हैं जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, या वहाँ के जो लोग हैं जिन देशों में ये जा रहे हैं, वहाँ से लोगों का सपोर्ट इनको हासिल हो सके और भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया जा सके। तो लाला हरदयाल के बारे में अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में उनका जन्म का वर्षगांठ था जो कि 14 अक्टूबर है। सो उनको ट्रिब्यूट दी गई है। वो एक स्कॉलर भी रहे हैं, पॉलीमैथ भी रहे हैं, और इसके अलावा जो उनके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये रही कि इन्होंने सिविल सर्विस क्रैक किया था। अब आज के ज़माने में तो सिविल सर्विस क्रैक करना काफ़ी कठिन भी हो गया, आसान भी है, आपके मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन उस समय ये था कि आपकी प्रिविलेज की ये बात थी। तो इन्होंने सिविल सर्विसेज को क्लियर भी किया, लेकिन उन्होंने वो सर्विस छोड़ दी और इन्होंने अपने जीवन के लिए एक अलग ही कुछ चुन के रखा था। वो ये था कि इन्हें भारत के लिए कुछ करना है, और क्या करना है कि भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना है। तो इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भी हिस्सा लिया, और इसके साथ साथ जो इंडियंस जो बाहर रहते थे, जो विदेश में रहते थे, उनका साथ भी इनको प्राप्त हुआ। सो ये एक फ्रीडम फाइटर थे, एक स्कॉलर भी थे। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएट किया जो कि लाहौर में स्थित था। इसके अलावा इन्होंने अपना पूरा जो जीवन था वो रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी गतिविधियों में लगा दिया। 1907 की ये बात है जब ये क्रांतिकारी गतिविधियों में चले गए थे। इसके बाद इनको स्कॉलरशिप भी दी गई थी, जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने रेवोल्यूशनरी इंडियन फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट ज्वाइन किया जो कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ थी। भारत में रहते हुए इन्होंने ये काम करा। इसके बाद बहुत सारी कुछ ऐसी गतिविधियां भारत में हुई जो कि इन्हें भारत छोड़ना पड़ा और विदेश में जाना पड़ा, और काफ़ी सारे जो विदेश की धरती पर जो भारतीय थे उनका साथ इनको लेना पड़ा। जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा जो कि खुद एक क्रांतिकारी थे, एक लॉयर भी थे। उन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी का संगठन किया था, इंडियन सोशलॉजिस्ट का गठन किया, और वहाँ पर ये उनसे लंदन में मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे जो वीडी सावरकर या मैडम बीकाजी कामा, इनका साथ इनको मिला, और उनकी जो भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ या थॉट्स थे उनको इन्होंने जहाँ जहाँ ये गए, जैसे काफ़ी सारे विदेशी धरती पे इनका घूमना हुआ और वहाँ पर लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना हुआ, वहाँ पे लोगों का सपोर्ट जीतना हुआ। तो इन जो भी इनके साथी थे उनके भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को इन्होंने प्रमोट किया ताकि लोगों का साथ मिल सके, और जो इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं वो भी भारत में आकर के या वहाँ पर रहते हुए भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई को बुलंद करें। चलिए इसके साथ जो आखिरी टॉपिक है वो है मियावाकी मेथड। अब ये मियावाकी मेथड क्या है? ये एक जापानीज मेथड है कि किसी भी लैंड को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि वहाँ पर फॉरेस्ट्री शुरुआत की जा सके। मतलब उसको ऐसे यूटिलाइज करना कि वहाँ पे ग्रीनरी जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो की जा सके, और जो वेस्ट होता है जैसे वीडिंग हुआ तो उसको कम किया जा सके। सो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक गांव है पंजाब का जिसका नाम है कुहारियाँ वाली। कुहारियाँ वाली विलेज, जहाँ पर इस मियावाकी मेथड को अपनाया गया, और एक साल के अंदर ही ये देखा गया कि 1 एकड़ का जो प्लॉट था वो खाली पड़ा हुआ था, और उसमें जब मियावाकी मेथड का इस्तेमाल किया गया तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घने पेड़ पौधे थे वो हमें देखने को मिले।
अब मियावाकी मेथड की अगर हम बात करें तो ये एक टेक्निक है। इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी एक जापानीज बोटानिस्ट जिसका नाम था अकीरा मियावाकी। इनके नाम पे ही इस मेथड को का नाम रखा गया है। जिससे जो ये मेथड है, इस मेथड के इस्तेमाल से क्या है, डेंस नेटिव फॉरेस्ट को बनाया जा सकता है। मतलब किसी भी आप जगह पे जो यूज़लेस है उसको आप यूटिलाइज़ करिए। वहाँ पर जो भी नेटिव ट्रीज़ या नेटिव प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, जो भी उस जगह पे जो सूटेबल है उसको आप उसका वृक्षारोपण कर सकते हो और वहीं पर वो जो एक जंगल के रूप में या फिर एक घने ग्रीनरी के रूप में वो उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे जो आप कह सकते हो जो वृक्षारोपण है वो डजन्स में की जा सकती है। सिर्फ नेटिव स्पीशीज़ हो सकते हैं। नेटिव स्पीशीज़ मतलब जो भी उस ज़मीन के हिसाब से या उस इलाके के हिसाब से जो भी सूटेबल है उन स्पीशीज़ को आप उगा सकते हैं। और उसको इस तरीके से उगाना है कि जो लैंड का जो स्पेस है वो कम हो। इससे क्या होगा कि आप स्पेस को यूटिलाइज़ कर लोगे। आप जहाँ पर 2 वृक्ष लगा सकते हो वहाँ आप 4 वृक्ष लगा रहे हो। दूसरा, इससे क्या होगा कि जो सनलाइट है वो ज़्यादा धरती पर नहीं आएगी। उसका जो सनलाइट से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सीधा सीधा किसको मिलेगा? वो ट्री को मिलेगा। धरती पर ना आने से एक फ़ायदा ये हुआ कि जो वीडिंग संबंधित जो समस्याएं हैं कि जो वीड्स उत्पन्न हो जाते हैं वो नहीं होंगे। सिर्फ पेड़ों को सारा न्यूट्रिएंट मिलेगा। जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इस मेथड में वो है मेंटेनेंस फ्री। मतलब इसमें पहले 3 साल में कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ये प्लांट ग्रोथ को कम से कम 10 गुना ज़्यादा स्पीड में ग्रो करने में मदद करता है और इससे कम से कम 30 टाइम्स वो जो पूरा एरिया है उसको 30 टाइम्स कम से कम डेंसर भी बना देता है या घना भी बना देता है। सो ये मियावाकी मेथड जो है ये काफ़ी मददगार साबित हुआ है किसी भी जगह को जो अनयूज्ड है उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो काफ़ी एक तरीके से एक नई पहल है जिसकी शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी थी, लेकिन इंडिया में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे हम देखेंगे कि काफ़ी सारे स्मॉल और मीडियम मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास छोटी ज़मीनें हैं और अगर वो उसको मियावाकी मेथड से अगर उसमें फॉरेस्ट्री करना शुरू कर देते हैं तो ये काफ़ी एक उनके लिए भी मददगार साबित होगा और भारत के में भी जो क्लाइमेट चेंज संबंधित जो समस्याएं हैं उसको भी सॉल्व करने में हमें मदद मिल सकती है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय। टेक केयर।